हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन में आगे आपको वैक्सीन पर आज की सबसे अच्छी खबर देंगे। साथ ही बताएंगे लगातार 2 दिनों से क्यों कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस और गंगा नदी में बह रहे शवों का आखिर सच क्या है। नौ बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात वैक्सीन की। अमेरिका में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई है। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। आपको बता दें कि तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेरिका में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने का रास्ता साफ हो गया है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। आपको बता दें कि तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में अमेरिका में बच्चों को वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो फाइजर की बायोएनटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। इसके तहत 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल दे दी। हिंदुस्तान में भी तीसरी लहर के दौरान बच्चों के इन्फेक्टेड होने के खतरे को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे देखते हुए अपनी चिंता भी जाहिर की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आंध्र प्रदेश की तिरुपति से बड़ी खबर है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना से जूझ रहे 11 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। चित्तूर के कलेक्टर हरि नारायण ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुछ मरीजों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई, जिसकी वजह से प्रेशर में कमी आ गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। कलेक्टर के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत शुरू कर दी गई, जिससे और लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। तिरुपति के इस सरकारी अस्पताल में करीब 1000 मरीजों का इलाज चल रहा है। जो मरीज हाई प्रेशर ऑक्सीजन फ्लो पर होते हैं उनके लिए ऐसे वक्त में बहुत मुश्किल होती है और ऐसे ही 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और कुछ मरीजों की हालत इस हादसे के बाद गंभीर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, एक बहुत ही बुरी खबर, बहुत ही दर्दनाक खबर कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाए। आपको क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? ये सब कुछ कैसे हुआ? अस्पताल की तरफ से SOS कॉल दी गई होगी, आखिर ऑक्सीजन पहुंचने में इतनी देर कैसे हो गई? जी देखिए हुसैन, जो पता जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ मिनटों की लापरवाही से इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आईसीयू वार्ड के 11 पेशेंट्स की मौत हो गई है, जबकि 4 ऐसा बताया जा रहे हैं कि क्रिटिकल हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि ऑक्सीजन सप्लाई को कुछ ही मिनटों में रिस्टोर कर लिया गया था, इस वजह से अब ऐसा बताया जा रहा है कि उन 4 क्रिटिकल पेशेंट्स की हालत स्थिर है। लेकिन 10,000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर उस हॉस्पिटल में था। जैसा आपने बताया, 1000 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स जो हैं वहां पर इलाज कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो आईसीयू वार्ड का हुआ है। तकरीबन 8:45 पर ऐसा बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। जो टैंकर तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर से आना था उसे आने में देरी हो गई। प्रशासन का दावा है कि 5 मिनट की देरी हुई, लेकिन जो पेशेंट्स के अटेंडर्स हैं वो ये कहते हैं कि 25 से 30 मिनट तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। माहौल ऐसा बन गया था कि अटेंडर्स को गुस्सा आ गया, जिस वजह से कुछ हॉस्पिटल स्टाफ जो हैं वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए। जिसके बाद कुछ जो लोग वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, उन्होंने जो CVR के जरिए कोशिश की कि कुछ पेशेंट्स को बचाया जा सके। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 11 पेशेंट्स जो हैं वो अपनी जान खो चुके हैं। अब जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सवाल ये है कि इस जांच से होगा क्या। हम रोजाना तस्वीरें राघवन देखते हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस को दौड़ते हुए, बड़े बड़े C-17 ग्लोब मास्टर ऑक्सीजन के टैंकर को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद अगर यह स्थिति है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जोड़ने के लिए। कोरोना का ग्राफ अब अचानक नीचे आने लगा है, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले 48 घंटों में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में नए केस का ग्राफ करीब 20% नीचे आ गया है। सोमवार रात तक 3,29,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले महीने 22 अप्रैल के बाद से रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे थे। अब करीब 20 दिन बाद यह ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है और यह एक राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतना हमें जारी रखना होगा। पिछले 24 घंटे में जहां 3,29,379 नए केस मिले, वहीं 3,677 मरीजों की जान चली गई। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। 3,55,745 मरीज ठीक हुए हैं और ये जो रिकवरी रेट है, ये थोड़ी ताकत हमें जरूर देता है। अब आपको पिछले 3 दिनों का आंकड़ा दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि कैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कुछ काबू लगाया जा सका है। इसके संकेत हमें मिल रहे हैं। 8 मई को केसेस देखिए आप, 4,03,808, 9 मई को 3,66,455 और 10 मई को 3,29,379 मरीज सामने आए हैं। ये घटता हुआ ग्राफ हमें थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हमें जारी रखना होगा। अब आपको बताते हैं देश के उन 5 राज्यों का हाल जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कोरोना के नए केसेस के मामले में सबसे आगे रहता है। वो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में नए मामलों में काफी कमी आई है। 9 अप्रैल को जहां महाराष्ट्र में 48,000 से ज्यादा केस आए थे, वहीं 10 अप्रैल को महाराष्ट्र में 37,236 नए केस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में नए केस के मामले में लीड ले ली, यानी कर्नाटक आगे निकल गया है महाराष्ट्र से भी। यहां 24 घंटे में 39,305 केस रिपोर्ट हुए, जबकि एक दिन पहले यहां 9 अप्रैल को यानी 47,930 केस सामने आए थे। मतलब यह कि कर्नाटक में नए केस में 9,000 की कमी भी आई है, लेकिन नए केस के मामले में कर्नाटक महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा भी कई राज्यों में नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में 27,487 नए केस मिले, जबकि 9 अप्रैल को वहां पर 35,801 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। तो ये मई के आंकड़े हमने आपको बताए। 10 मई को थोड़े से केस केरल में कम हुए हैं। अब आपको दिल्ली का कोरोना मीटर दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी केसेस थोड़े कम हुए। पिछले 24 घंटे में 12,651 नए केस सामने आए हैं, जबकि 9 मई को दिल्ली में 13,336 नए केस रिपोर्ट हुए थे। आप देखिए, 9 मई को 13,336 केस थे और 10 मई को केसेस कम हुए हैं। 12,651 केसेस रिपोर्ट हुए हैं दिल्ली के अंदर कोरोना के। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21,277 नए मामले मिले, जबकि इससे एक दिन पहले 23,175 नए केस रिपोर्ट हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी केसेस में कमी आ रही है। मतलब ये कि तमाम जो लॉकडाउन पाबंदियां, उनका असर अब हमें इन आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। सबसे पहले हम जतिन शर्मा के पास चलते हैं, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, केसेस कम हो रहे हैं, ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन हमने जब लॉकडाउन के ऐलान को सुना केजरीवाल से, तो उन्होंने साफ कहा था कि पाबंदियां भी बढ़ाई जाएंगी ताकि इस केसेस की तादाद को घटा करके 5,000 तक लाया जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में जब लॉकडाउन 10 तारीख से 17 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया, उससे पहले एक मीटिंग दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में हुई थी। उस मीटिंग में दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये लॉकडाउन लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर जो केसेस 10,000 से ऊपर अभी भी बने हुए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 12,000 केसेस दिल्ली में सामने आए थे, क्योंकि 17 तक 5,000 तक करने की
कोशिश दिल्ली सरकार की है कि इस तरीके से ग्राफ को नीचे लाया जाएगा। इसलिए इस तीसरे चरण के लॉकडाउन में सख्ती भी बढ़ाई गई है, जिसमें दिल्ली मेट्रो बंद की गई। साथ ही आप देखेंगे शादी समारोह जो पहले कुछ कैपेसिटी के चलते बैंक्वेट हॉल में किए जा रहे थे, वो भी अब जो है वो बंद कर दिया गया पूरे तरीके से। कोर्ट में ही आप शादी कर सकते हैं या आपके घर में फंक्शन होगा तो 20 लोग ही इसमें शामिल रहेंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरीके से जो केसेस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे थे उसको कैसे काबू किया जाए। आपको बता दें कि अभी भी दिल्ली के लिए परेशानी वाली बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करते हैं, जो कि टेस्ट कितने कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वो 20% के आसपास बना हुआ है। उसको लेकर अभी दिल्ली सरकार का कहना है कि सड़कों पर जो लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। इसके चलते हम देख रहे हैं और सख्ती के बगैर काम चलने वाला नहीं है जतिन, सड़कों पर लग रहा है। और लापरवाहियों से हालात कितने बिगड़े ये हमने देखा है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से है। राजीव, लगातार मुंबई में भी केस कम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पर पाबंदियों की क्या हालत है? क्या पाबंदियां उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रही हैं या फिर से लापरवाही किसी बड़े खतरे को दावत दे देगी? देखिए हुसैन, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही बात स्पष्ट की है कि 12 ऐसे राज्य हैं 12 ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र में जहां पर जो इन्फेक्शन का रेशियो है वो कम हुआ है, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार अभी भी 16 जिलों में बना हुआ है। 16 जिले महाराष्ट्र के अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो 15 दिन का लॉकडाउन था वो 15 मई तक था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए क्या, इस पर चर्चा होगी। बहुत उम्मीद यही की जा रही है कि 15 मई के बाद भी ये लॉकडाउन बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जिन जिलों में जो है इन्फेक्शन का रेशियो कम हुआ है, संक्रमण का खतरा कम हुआ है, वहां पर कुछ ढिलाई दी जाए। हालांकि ऐसा भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई शहर को अगर हम देखें तो मुंबई शहर में जहां 2 हफ्ते पहले 12,000 के करीब आंकड़े आ रहे थे संक्रमण के, वो अब लगभग 1700-1800 के करीब हैं। कल का आंकड़ा जो था 1782 का था। और राजीव, इस घटते हुए आंकड़े के बाद लोगों को सावधान साथ में रहना होगा, लापरवाही से भी बचना होगा और सरकारों को भी बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके जनता को अवेयर भी रखना है, उन तक तमाम जानकारी भी पहुंचानी, ताकि संक्रमण का जो घटता हुआ ग्राफ है उसे धीरे धीरे और कम करके इसे खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना काल में दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से जवाब मांग चुका है। आज फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को तलब किया है। सोमवार को इस मामले पर अदालत दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में दिखी थी। जमाखोरी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह के मामले में न्यायालय के आदेश का इंतजार किए बगैर कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि अब तक जब्त और रिलीज किए गए मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। गोनिका अरोड़ा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोनिका, आज एक बार फिर से जो कालाबाजारी है, जो जमाखोरी है, उसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कितने बजे इस केस की सुनवाई शुरू होगी और आज क्या अदालत से हम उम्मीद कर रहे हैं? और जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी दिल्ली सरकार को, क्या वो सौंप दी गई या फिर आज ही सौंपी जाएगी? देखिए, हाईकोर्ट में कंटिन्यूस सुनवाई चल रही है दिल्ली में, जो कोविड मैनेजमेंट को लेकर, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर तमाम दवाइयां, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को लेकर। और उसी को लेकर कल जब सुनवाई चल रही थी तो कई वकीलों ने यह सवाल उठाया, कई याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि जो भी पुलिस की तरफ से जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, पुलिस जब उनके पास से छापा मार के उनके पास से जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या फिर जो जरूरी दवाइयां हैं जो कि मार्केट में सही वक्त में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और ऐसे लोग उसकी होर्डिंग कर रहे हैं, उस चीजों को जल्द से जल्द पुलिस अगर पकड़ती है तो उसे रिलीज किया जाए ताकि वो लोगों के काम आ सके। जो लोग इस वक्त अस्पताल में उन दवाइयों की वजह से इलाज सही तरीके से उनका नहीं हो पा रहा है, या कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत है। और कई जगह पर ऐसा देखा गया कि कई बड़ी
मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पकड़े गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी संख्या में लोगों ने होर्ड करके रखे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग कर रहे हैं। और इसी के लिए बार बार कोर्ट में ये सवाल उठा आया है कि जो भी ऐसी चीजें जो अगर पुलिस जब्त करती है तो उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो, इस पर भी पुलिस ध्यान दे। गौनिका, हैरानी तो ये भी है कि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और देश के तमाम जो हाई कोर्ट है वहां से लगातार सरकारों को भी फटकार लगती रही, बहुत सारे निर्देश भी दिए गए, लेकिन ग्राउंड पर बहुत ज्यादा तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जोड़ने के लिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि देश की राजधानी में कोरोना से हालात खराब हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को सराय काले खां और करोल बाग से राजपथ और सेंट्रल विस्टा के निर्माण की जगह तक ले जाया जा रहा है। इससे मजदूरों में इंफेक्शन फैलने का खतरा है। याचिका में जल्द सुनवाई करने और निर्माण के कार्य को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को पहले इस महामारी से निपटने पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद 20,000 करोड़ जैसी इस परियोजना में आगे बढ़ना चाहिए। मुंबई में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान आज भी कंफ्यूजन का माहौल देखने को मिल रहा है। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग सुबह 6 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर की इस बद इंतजामी से पब्लिक लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। देखिए मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल से इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुँचने लगे हैं सुबह से ही। हाँ, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड डोज के लिए आए हुए हैं, लेकिन सेकेंड डोज को लेकर बाकायदा हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जाएगी जिन लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेकेंड डोज यानी कि कोवैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कतें हो रही है। ये बताइए, आप यहाँ पर आए कितने बजे आए, क्या परेशानी हो रही है? मैं आज 6 बजे से इधर ही है। कल भी आया था मैं। कल मेरे को ये लोग बोला मेरा जो फर्स्ट डोज से लेके आज 55 दिन हो गया, 56 दिन हो गया। तो कल भी आया तो मैडम, वो जो हवलदार मैडम ने बताया ऐसा रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले भी रजिस्टर करके लिया था। तो आप तो से अपॉइंटमेंट के आधार पे दे रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए कल रात को हमने ये जो रजिस्टर किया, रजिस्टर का जो मैसेज आया ना, यही मैसेज आया रजिस्टर का। बाद में तो अपॉइंटमेंट के लिए बहुत हम लोग ट्राई किया, रात भर ट्राई किया, नहीं मिला। ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा रहा है कि यहाँ पे वैक्सीन आएगा, पर यहाँ के किसी अधिकारी को या किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक वैक्सीन आएगा, कभी अनाउंसमेंट होगा। इतनी पब्लिक लगी हुई है सुबह 6 बजे से लाइन में। आज अगर इतना महामारी है कोरोना का और अगर इतनी पब्लिक रुकी हुई है तो इसमें भी फैलने का डर है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, वैक्सीन मत दो, इंफॉर्मेशन तो दो प्रॉपरली, और अगर अनाउंसमेंट नहीं करते हो तो कहीं पे लिख के रखो। इतने लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, कोवैक्सीन का सेकेंड डोज का अनाउंसमेंट किया है ट्विटर पे, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई टोकन दे रहा है ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं जा रही। आप लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। कितने बजे से आए? अभी हम लोग 6 बजे आया, इतना लंबा से आया, 6 बजे आया, लेकिन हमको मोबाइल नहीं चलाने का आता है। मोबाइल नहीं चलाने का, नहीं तो लैपटॉप नहीं चलाने का आता है। तो हम लोग कैसा आएगा? हम लोग पहला जो पर्ची दिया वो लेके हम लोग आके बैठे इधर। बिल्कुल लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से कोविशील्ड लिखे रखा है, कोविशील्ड वही मिलेगा बोल के। इसी का अंदर मेरा फर्स्ट डोज दिया है, कोई भी पेपर में कुछ भी लिखा नहीं है कौन सा, हमको भी मालूम है हमको कौन सा दिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना यह है कि वैक्सीन देरी से मिले तो चलेगा, लेकिन कम से कम लोगों को जानकारी तो सही समय पर दी जाए ताकि जो लोगों की भीड़ होती है उस भीड़ को टाला जा सके। लोग सही जानकारी मिलने के बाद उचित समय के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग सुबह सवेरे से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और अब लगातार लोगों की कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। दिक्कत यही है कि लोग रजिस्टर तो करा ले रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद में उन्हें अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही है।
मुंबई में वैक्सीनेशन पर कंफ्यूजन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन देश के और भी कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे वैक्सीनेशन की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। आपको 5 जगहों की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पटना, नागपुर, राजस्थान की तस्वीरें, महाराष्ट्र में मुंबई की तस्वीरें और एर्नाकुलम की ये तस्वीर, केरल के एर्नाकुलम की। आप देखिए किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है? वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि कोरोना से बचाव हो सके, लेकिन इस तरह की भीड़ लगना, इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों का उड़ना, ये बता रहा है कि एक इन्फेक्शन को हम दावत दे रहे हैं एक तरह से, और ये सब कुछ बद इंतजामी की वजह से हो रहा है। ये 5 तस्वीरें कम से कम यही गवाही दे रही हैं। और अब ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। लोगों को सही जानकारी वक्त पर नहीं दी जा रही है, और कुछ लोग घबराए भी हैं, कुछ लोग डरे भी हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े हालात बिगड़ते हैं। लेकिन अगर प्रशासन बेहतर तरीके से लोगों तक जानकारी मुहैया करवाए तो हालात इससे बेहतर जरूर किए जा सकते हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गंगा में बह रहे शवों का आखिर रहस्य क्या है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।